नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से। तो हम ये देखते हैं, क्योंकि अगर संधि का परोक्ष रूप से मेरा अभिप्राय यह है कि यदि आपको संधि का ज्ञान है तो आप वर्तनी शुद्धि के सवाल भी आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो ये परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आपसे डायरेक्ट संधि के सवाल पूछे जाते हैं। तो संधि जितना महत्वपूर्ण है उतना क्लिष्ट भी समझा जाता है, लेकिन मेरी गारंटी है कि इस क्लास को पढ़ने के बाद, संधि पढ़ने के बाद, फिर आपको संधि में कोई समस्या होने वाली नहीं है। आपको संधि के सवाल बिल्कुल एकदम हलवे की तरह हो जाएंगे आपसे, है ना। तो हिंदी मतलब फिर आपको संधि में समस्या नहीं होने वाली। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम बेस पर जाते हैं। देखिए, हमने एक बात सीखी थी कि शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, तो शब्द निर्माण केवल 4 तरीके से ही होता है। वो 4 तरीके हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन 4 तरीकों से शब्द बनते हैं। तो उनमें से एक तरीका है आपका संधि। संधि क्या होता है? आपने समास पढ़ा था, समास में 2 पदों का योग होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पर 2 पदों का योग नहीं होगा, 2 वर्णों का योग होगा। अब वर्ण और पद में अंतर आपको पता है ना। तो वर्ण, देखिए अभी आपको स्पष्ट होगा, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, 2 वर्णों के मेल, 2 वर्ण होंगे। देखिए 2 शब्द आएंगे और 2 शब्द में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का जो पहला, दूसरे शब्द या दूसरे पद का जो पहला वर्ण होगा, पूर्व वर्ण होगा। मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पूर्व वर्ण, दोनों मिलकर एक तीसरा वर्ण बनाएंगे या विकार उत्पन्न करेंगे। तो वहां पर क्या होगा? संधि होगी, उसी को संधि कहते हैं। देखिए कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे सूर्य एक शब्द है और उदय एक शब्द है। अब इन दोनों शब्दों में सूर्य में का जो अंतिम, अगर हम वर्ण की बात करें तो क्या होगा? आ होगा, है ना। सूर्य आ होगा। और इसमें वो आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, वो, है ना। वो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो सूर्य, आ और उ मिलके, देखिए ये भी स्वर है और ये भी स्वर है ना। यानी ये भी वर्ण और ये भी वर्ण। देखिए ये एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया, और दोनों मिलके फिर क्या करते हैं? देखो तीसरा एक वर्ण बना लिए। तो आ और उ मिलके क्या बना लिए? ओ बना लिए। आ और उ मिलके आ प्लस उ, और ये देखो क्या बना लिए? ओ बना लिए। तो ये हो गया सूर्योदय, है ना। सूर्य सूर्योदय बन गया, है ना। तो ये, तो इसमें देखिए ओ आदेश हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर सूर्योदय। ये तो पहले से है इसमें ले, और ओ आ गया तो ये हो गया सूर्योदय। इसी तरह देखिए सती और इसमें इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? दीर्घ ई है, और इसका जो है दीर्घ ई दिख रहा है। तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ई आदेश हुआ। तो क्या होगा? सती धनीश सतीश, सतीश बन गया। तो 2 आपके उदाहरण हो गए। सतीश कौन होंगे? सती के ईश। सती कौन है? माता पार्वती। उनके ईश मतलब उनके ईश्वर अर्थात भगवान शिव। तो सतीश किसका पर्यायवाची होगा? भगवान शिव या महादेव का एक पर्यायवाची सतीश भी हुआ। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि संधि के प्रकार। तो आप देखेंगे संधि में सबसे पहले स्वर संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, लोग 5 लगा देते हैं। देखिए स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आया संधि, 5 प्रकार। लेकिन संधि के 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर का स्वर से मेल होता है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण विस्वर होता है और दूसरे शब्द का पूर्व वर्ण भी जो होता है, दोनों क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो जब स्वर का स्वर से मेल होता है, उससे जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर संधि में क्या है? स्वर से, नाम से ही विदित हो जाता है कि स्वर का स्वर से मेल। स्वर आप समझते हैं, व्यंजन आप समझते हैं, वर्णमाला की क्लास में आपने पढ़ लिया है। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं पुनः: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयात संधि। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि ना, स्वर संधि के भेद हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि के अंदर हम पहले पढ़ेंगे स्वर संधि मतलब स्वर का स्वर से मेल, और इससे क्या होगा? स्वर का स्वर से मेल और इससे उत्पन्न विकार, ये स्वर संधि है। स्वर संधि मतलब स्वर का स्वर से मेल होगा और इससे जो विकार होगा, नहीं परिवर्तन होगा, उसे स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि का जो पहला भेद है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः समणे दीर्घ। अक प्रत्याहार के बाद यदि समण आएगा, समान वर्ण आएगा, तो उसका दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब देखिए इसमें दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है। देखिए इसमें है ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री के बाद समान वर्ण आए, समान वर्ण आए। समान वर्ण का मतलब है इसका अगर दीर्घ रूप आ जाए तो भी, इसका दीर्घ रूप आए तो भी, आ के बाद ह्रस्व आ आए तो भी, दीर्घ आए तो भी, ह्रस्व ई आए तो भी, दीर्घ ई आए तो भी, समान वर्ण आए तो दीर्घ एकादेश हो जाता। देखिए अगर समान वर्ण आएगा, इनके बाद इसी के समान वर्ण आएगा तो दीर्घ एकादेश हो जाएगा। अब री और री के बाद देखिए, री और री के बाद री आएगा तो दीर्घ री हो जाता है, लेकिन दीर्घ री का हिंदी में अभाव पाया जाता है, संस्कृत में होता है। तो इसलिए जो मुख्य रूप से ये तीन आपके काम करेंगे। ये संस्कृत में काम करेगा, हिंदी में दीर्घ री नहीं पाया जाता। ह्रस्व री तो पाया जाता है, लेकिन दीर्घ री कैसे बनता है? देखिए ये तो ह्रस्व री है, इसी में एक और हो गया तो दीर्घ री हो गया। ये संस्कृत में पाया जाता है लेकिन हिंदी में नहीं पाया जाता, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी में नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से अ, ई और उ हम देखेंगे, यही हमारे हिंदी में आएंगे दीर्घ संधि के अंतर्गत। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा पुस्तक धन आलय। अब ये सब देखिए, पुस्तक धन आलय। अब देखिए इसमें क्या है, दीर्घ संधि जो इसका नाम है, इससे आपको समझ जाना चाहिए दीर्घ संधि का मतलब है दीर्घ हो जाएगा, बड़ी मात्रा आदेश हो जाएगी। बड़ी मात्रा मतलब फाइनल जब संधियुक्त शब्द बनेगा, अंतिम शब्द जो बनेगा, तो उसमें दीर्घ मात्रा मध्य में आएगी, दीर्घ मात्रा आदेश हो जाएगी। देखिए इसे पुस्तक धनालय है, तो पुस्तक में आप देखिए पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण का है, इसमें आ जुड़ा होगा। का को जब आप तोड़ोगे, का को आप ऐसे ये का है तोड़ोगे तो क्या होगा? क, हल और आ, ये निकलेगा। इसका मतलब यहाँ क्या है? आ है, और प्लस इसके बाद देखो दीर्घ, यहाँ दीर्घ है, इसका पहला वर्ण क्या है? दीर्घ है। अब हमने नियम क्या पढ़ा कि अ, ई, उ के बाद री की संस्कृत में हम इसे छोड़ रहे हैं, आ, ई, उ के बाद समान वर्ण आए तो दीर्घ है। री होता तो क्या होता? ऐसे होता, री प्लस री इक्वल टू ये, लेकिन ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, आ, ई, उ के बाद समान वर्ण है। मतलब अब इसमें देखिए आ के बाद क्या है? आ है। आ का मतलब के लिए नहीं कि छोटा आ है तो छोटा ही है, बड़ा आ भी आ सकता है, तभी समान माना जाएगा, समान वर्ण माना जाएगा। तो आ और आ के बाद यदि आए तो क्या हो जाता है? तो इसमें तो दीर्घ एकादेश हो जाता है, मतलब इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ क्या होगा? आ का दीर्घ रूप दीर्घ। तो ये क्या बन जाएगा? देखो पुस्तक, पुस्तक, और ये का था, का आ निकल गया, तो का भी क्या हो गया? ऐसे देखो अगर आ निकल जाएगा तो क्या हल हो जाएगा। अब इसकी जगह आ की जगह क्या आएगा? दीर्घ आ गया, तो बड़ा आ लग गया मात्रा, इसको हटा दो। जैसे ही इसमें मात्रा आएगी वैसे हलन हट जाएगा। हलन तब होता है जहां पर मात्रा नहीं होती।
तो ये हो गया पुस्तका, और बाकी तो ये वैसे ही लिख देंगे लय, तो हो गया पुस्तकालय। इसी तरह दूसरा देखिए, देवधन आलय, देवधन आलय। अब देवधन आलय में क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी अंत में क्या है, वह में आ है, इसमें भी अंत में देखो, इसके भी अंत में देखो आ है, और प्लस इधर आपको देखो दीर्घ आ दिख रहा है, दीर्घ आ, ये दोनों मिलके क्या हो गया, दीर्घादेश हो जाएगा, तो हो जाएगा दे, और बा का आ निकला तो क्या हो गया, हल हो गया। अब इसी में अगर, लेकिन आ और ये आगे बड़ा बनाया तो ये दीर्घ देवा, अब यह हट जाएगा, फिर लय वैसे लिख दो, तो होगा देवालय। देवालय मतलब देवताओं का घर, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का घर, ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, जैसे स्वधन अर्थ। अब इसमें देखिए स्वधन अर्थ, इसमें क्या हो जाएगा, स्वधन अर्थ, स्व माने अपना, अर्थ माने है ना फायदा, तो वा का, वा में देखिए आ है, उसके बाद देखिए आ है, तो आ और आ मिलके क्या हो गए, बड़ा। आ के बाद चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, ई के बाद चाहे छोटी ई है चाहे बड़ी ई है, ऊ के बाद चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, होना उसको बड़ा ही है। आ के बाद बड़ा, ई के बाद बड़ी ई, ऊ के बाद बड़ा हो, आदेश वही होना। स्वधन अर्थ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, है ना, इसी स्वार्थ बना है, स्वधन अर्थ से बना स्वार्थ। उसी तरह एक उदाहरण में देखिए, परीक्षा धन अर्थ, परीक्षा धन अर्थ, तो परीक्षा में भी क्या है, दीर्घ आ है, बड़ा आ है, और ये अ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा, ये दोनों मिलके बड़ा बनाएंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका परीक्षार्थी हो गया, परीक्षार्थी, देखिए है ना, इसका दीर्घ और इसका ह्रस्व, दीर्घ हो गया तो हो गया परीक्षार्थी। उसी तरह एक शब्द है जैसे भाव धन अर्थ, भाव धन अर्थ क्या बन जाएगा, कमेंट करिए आप लोग, भाव धन अर्थ क्या बन जाएगा। भाव में क्या है, देखो आ है, इसमें आ है ना, वाह में आ है, और ये आपको दिख रहा है साफ साफ, इसका पहला, इसका अंतिम आ हो गया, जोड़ दो तो क्या बनेगा, दीर्घ, तो ये बनेगा भावार्थ। इसी तरह कवि धन ईश, कवि धन ईश, अभी क्या बनेगा, देखो ई है इसमें, अब इसके अंत में क्या है, अभी तक तुम्हें आ रहा था, अब देखो ई है, और ये दीर्घ ही है, तो मिलके क्या बनाएंगे, बनाएंगे तो दीर्घ ही, क्योंकि दीर्घ संधि इसमें दीर्घ ही बनता है, तो ये हो गया आपका कवीस, ये कवीस हो गया। उसी तरह महाधनात्मा, महाधन, महाधन आत्मा, और इसमें क्या बनेगा, देखो महा में दीर्घ आ है, यहां भी देखो दीर्घ आ है, दोनों जुड़ेंगे, दीर्घ प्लस दीर्घ, तो दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा महात्मा हो गया। इसी तरह ऊ का उदाहरण देख लो, जैसे इसमें है भानु, भानु माने सूर्य, और धन उदय, भानु धन उदय। अब देखो ये इसके अंदर में क्या है, ऊ छोटा हो, और इसके ह्रस्व, और यहाँ तो ऊ आपको दिख रहा है, ऊ और वो मिलके क्या बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भानुदय, भानुदय नहीं होगा, भानुदय, दीर्घ हो गया। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्तनी शब्द में कई बार समीक्षा अधिकारियों को पूछा गया है, कि अनुधन उदित, अनुधन उदित, अनुधन उदित क्या बनेगा ये, तो देखो अनु में क्या है, यहाँ छोटा ऊ है, और ऊ प्लस ऊ मिलके दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अनु। अब देखो ऊ निकला, हलंत लग गया, और ऊ और ऊ मिलके दीर्घ हो गया, तो ये हलंत हट गया, यहाँ क्या आ जाएगा, दीर्घ ऊ, अनुदित। अनुदित क्या होता है, किसी दूसरी भाषा से किसी दूसरी भाषा में करना, जैसे अंग्रेजी का कोई उपन्यास है उसका हिंदी में करना, तो क्या हो गया वो
अनुदित उपन्यास हो गया, तो इसको कहते हैं अनुदित। इसका विलोम होता है मौलिक। इसका विलोम क्या होगा? मौलिक, है ना। अनुदित का विलोम मौलिक, ये भी कई बार पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में। अनुदित का विलोम मौलिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह देखो इसका ले लिया तो अब जितने भी उदाहरण आपने देखा होगा स्वर संधि, अगर आप इसको ट्रिक में देखें कि स्वर की दीर्घ संधि हम कैसे पहचाने, तो जहां भी बीच में शब्द के मध्य में बड़ा आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा आपको मिल जाए मध्य में, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। अगर शब्द देख के ही केवल आपको बिना विच्छेद के पहचाना हो इसमें कौन सी संधि है, तो यदि बड़ी की मात्रा, जैसे कबीर था तो बड़ी की मात्रा थी, पुस्तकालय था तो का में बड़ा की मात्रा थी, है ना। तो बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ, जैसे अनुदित था तो बड़ा ऊ था। अब यदि ये मात्राएं बीच में मिलती हैं शब्द के, तो अधिकांश चांस है कि वो दीर्घ संधि। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। अब एक और चीज होती है, ये तो हो गया कि शब्द दिया है, मतलब विच्छेद से हमने शब्द निकाल दिया। देखिए जैसे हमने लिखा, मान लो हमने लिखा लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर लिखा, तो ये विच्छेद है ना। और ये क्या है? संधि। संधि होगी क्या बना ये? देखो रसउ है और ये भी रसउ है, तो बन गया ला घा में, देखो हल हो गया जैसे ही ऊ हटाया। अब ये ऊ और ये ऊ मिलके क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। तो ये हलन हटा के हमने लघु तर हो गया। ये तो सेम वैसे उतार लेंगे, इसका और इसका संधि होती है तो लघुत्तर हो गया, है ना। तो ये संधि पद हुआ। अब आगे यदि आपको दिया जाए, ऐसे ही दिया जाए, मान लो आपको ये ना पता हो, जैसे अब दे दिया जाए, मान लो दे दिया एक शब्द हमने ले लिया हमने ले लिया सूक्त शब्द ले लिया, हमने एक शब्द ले लिया सूक्त। अब प्रश्न आया है कि सूक्त का विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। मान लो प्रश्न क्या आ गया, सूक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, सूक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग कमेंट करिए कि विच्छेद क्या होगा, सूक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो अब सूक्त का संधि विच्छेद करना है तो हम देखेंगे कि देखो दीर्घ मात्रा है, सामने दीर्घ मात्रा है ना, और दिख नहीं रहा बीच में दीर्घ मात्रा नहीं। अब देखो इसमें हम देखेंगे, इसका मतलब है दीर्घ मात्रा है, इसका मतलब पहले पद में सा रहा होगा। अब सा में या तो छोटे ऊ की मात्रा रही होगी या बड़े ऊ की मात्रा रही होगी। एक अनुमान हम कर सकते हैं इसमें, मान लो ये रहा होगा और या फिर ये रहा होगा, एक कोई रहा होगा। अब प्लस अगर ये दीर्घ ऊ हुआ है तो यहां पर भी या तो छोटा ऊ रहा होगा या तो बड़ा ऊ रहा होगा, तो या तो ये उक्ति रहा होगा और या फिर उक्ति रहा होगा, है ना। देखिए विच्छेद पहचानने का तरीका, विच्छेद कैसे करेंगे। अब देखिए विच्छेद वैसे तो ऑप्शन में रहेगा तो हम उससे मिला के निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखिए प्रॉपर मैट्रिक विच्छेद कैसे होता है। अब देखिए सु माने होता है सुंदर, सु मतलब कुछ होता नहीं, तो ये तो नहीं होगा। उसी तरह उक्ति माने कथन होता, उक्ति माने कुछ नहीं होता, तो ये हमने कट कर दिया। तो इसका विच्छेद क्या होगा, सुधन उक्ति, तो ये हो गया
सूती। समझ में आया? ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम विच्छेद पे पहुंच जाते हैं कि कैसे हम विच्छेद कर सकते हैं। जैसे चिकित्सालय शब्द है, एक शब्द हमने लिया चिकित्सालय, चिकित्सालय शब्द ले लिया। अब चिकित्सालय में आप देख रहे हो मध्य में दीर्घ आ की मात्रा दिख रही है, सालय यहाँ। इसका मतलब क्या होगा कि दीर्घ संधि है। अब हम कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले लिखेंगे चिकित। अब देखो यहां दीर्घ हुआ है, नहीं सा से ही कुछ हुआ है यहीं से, तो हम ये या तो यहां चिकित्सा रहा है और या यहां क्या है, चिकित्सा रहा है ना, और प्लस और इधर क्या है, या तो भाई दीर्घ आ हुआ है जिसका मतलब है या तो यहाँ छोटे आ की मात्रा थी या तो बड़े आ की मात्रा हो। इसी तरह यहाँ या तो अलय रहा है या फिर आलय रहा है, या तो अलय रहा है या तो आलय रहा है। तो देखिए चिकित्सा, चिकित्सा, अब देखिए चिकित्सा कुछ होता नहीं है, कट कर दिया। उसी तरह अलय भी कुछ नहीं होता, आलय माने घर होता है और चिकित्सा समझते ही है, चिकित्सा धनालय, तो ये बन गया चिकित्सालय। इसका विच्छेद क्या हो गया फिर, चिकित्सालय का चिकित्सा धन आलय, चिकित्सा का घर अर्थात चिकित्सालय। उसी तरह जैसे कृष्ण धन अवतार, तो क्या बन जाएगा, कृष्णावतार, कृष्णावतार हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो दीर्घ संधि है वो ठीक से समझ में आ गई होगी। इसी तरह जैसे दयानंद हो जाएगा, दया धन आनंद, दया धन आनंद, तो क्या हो गया, दयानंद हो गया। देखो दया या है, या में बड़ा निकल गया, देखो इसमें दीर्घा है, इसमें भी देखो दीर्घा आपको दिख रहा है, दीर्घा प्लस दीर्घा दीर्घा हो गया, तो बन गया दयानंद ना। उम्मीद है आप लोगों को दीर्घ संधि ठीक प्रकार समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो पढ़ेंगे आगे की संधियों के बारे में। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।